प्रॉब्लम हो रही है सारे लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग ले लेंगे। हम लोग स्केलर वेक्टर स्टडी करने वाले थे, तो कल चैप्टर 4 का बेसिक्स हमने बात किए थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हुई थी। अब चैप्टर नंबर 4 में 4 टॉपिक हैं। वेक्टर, स्केलर वेक्टर फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल सेकंड, सर्कुलर मोशन थर्ड और रिलेटिव वेलोसिटी फोर्थ। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी वो ज्यादा बड़े नहीं है। बड़े कौन है? तो वेक्टर, स्केलर एंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लेंगे, लिखेंगे स्केलर, हेडिंग डाल देंगे स्केलर। सभी लोग हेडिंग लेंगे स्केलर। ठीक है, सभी लोग हेडिंग स्केलर लेंगे। ओके, यस सर। जिन लोगों को प्रॉब्लम, चलो ठीक है, सभी लोग जिनको प्रॉब्लम हुई है सब्जेक्ट में, मोशन के अंदर कुछ डाउट रह गया है तो लिस्ट दे देंगे ग्रुप में। जो बोला गया है तुम्हें लिस्ट के लिए वो दे देना, डाउट क्लियर करेंगे डाउट क्लियर क्लास में। ओके, उसको हम लोग किसी भी तरह से अपने जो भी प्रॉब्लम हुई है वो जरूर मैनेजमेंट को दे देना है, ग्रुप में डाल देना है, क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, धीरे 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 रिमूव करेंगे। ठीक है, टाइम लगता है इस स्टार्टिंग। तो हम बात कर रहे हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारा हेडिंग है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी ये हमारा हेडिंग है, स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे। सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, such type of physical quantities, such type of physical quantities which have only magnitude, which have only, which have only magnitude, which have only magnitude, which have only magnitude is known as scalar quantity, is known as scalar quantity। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है उसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क, टाइम, ये सब स्केलर है, एक्सेट्रा। स्केलर भी बहुत सारे हैं, वेक्टर भी बहुत सारे हैं। ओके, तो जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनका सम भी बहुत सिंपल होता है। मीन्स 2 जूल प्लस 4 जूल 6 जूल। 2 मीटर डिस्टेंस है और 4 मीटर डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस उसमें चला है 6 मीटर।
डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर स्पीड है 2 मीटर पर, मतलब इसी टाइप का हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं स्केलर को, ठीक है। अगर किसी का पावर है 10 वाट और किसी और सिस्टम का पावर है 20 वाट, मींस टोटल हम डायरेक्ट कर सकते हैं 30 वाट। कोई इंजन है जिसका पावर इतना है, दूसरे का इतना है, तो टोटल हम 30 वाट, मीन्स स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि हम करते आ रहे थे 1 to 9, फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक, 10th क्लास तक जो भी हम पढ़ते आ रहे थे, वैसे ही सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन होगा। यहां तक कि जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, वो भी सिर्फ स्केलर को ही इंटीग्रेट कर पाता है। इंटीग्रेशन सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करता है। वेक्टर को कब करता है? तो एक सर्टेन कंडीशन में करता है वेक्टर को भी, बट एक सर्टेन कंडीशन है उसके लिए, अदरवाइज वो अगर इजिली इंटीग्रेट करना है तो स्केलर को ही करेगा। वेक्टर को एक कंडीशन के अंडर में इंटीग्रेट करता है। तो ये था स्केलर क्वांटिटी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर। फिनिश हो गया। अब स्केलर कौन है? तो डिस्टेंस है, स्पीड है, एनर्जी है, वर्क है, टाइम है, एक्सेट्रा, मास है, सब कुछ स्केलर है। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालेंगे वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। हम इस टॉपिक नंबर फर्स्ट में हम सब कुछ वेक्टर के लिए ही स्टडी करेंगे, क्योंकि स्केलर तो सिंपल हो गया ना, उसका एडिशन सिंपल, उसका मल्टीप्लिकेशन सिंपल, सब कुछ सिंपल, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। लेकिन वेक्टर में 2 + 4 6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम वेक्टर की स्टडी करते हैं। बट स्केलर में 2 + 4 ऑलवेज 6 होता है, तो इसीलिए हम स्केलर नहीं, इस चैप्टर में हम वेक्टर की स्टडी करते हैं। स्केलर तो बस एक लाइन हमने लिखा। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। हेडिंग लेंगे वेक्टर क्वांटिटी, लिखेंगे सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, such type of physical quantity which have both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, are known as vector quantity, are known as vector quantity। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी मिलेंगे उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। तो वेक्टर में कौन है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। स्केलर में कौन है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एग्जाम्पल वेक्टर डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। नोट हो गया? यस सर। यस सर। ओके, यस सर।
तो वेक्टर के ग्रुप में कौन है और स्केलर के ग्रुप में कौन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे याद हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो तो उसके लिए बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद होगा, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो अब आगे चलते हैं। वेक्टर के डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। वेक्टर के लिए हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी is represented vector quantity is represented by putting an arrow on the head of quantity. By putting an arrow on the head. ओके। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी, अगर ए अगर वेक्टर है तो इसके हेड पे एक एरो ऐसे होगा, अदरवाइज जो वेक्टर हम कहेंगे नहीं। हेड पे अगर कोई कहता है कि बी वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस सिर्फ बी नहीं होगा, इसके हेड पे एक एरो भी होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस कि ऐसे लिखना होगा। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। ओके। अगर अगर एरो नहीं है, सपोज अगर एरो नहीं है तो फिर क्या है? स्केलर। एरो नहीं है तो वेक्टर तो नहीं है। नो हाँ, सर। स्केलर। एरो नहीं है इट मींस वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं इट मींस स्केलर है। तो अगर एरो नहीं है तो स्केलर है, स्केलर है इट मींस ओनली मैग्नीट्यूड है इसके पास। लेकिन अगर एरो है इट मींस वेक्टर है, इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और डायरेक्शन भी है इसके पास। लेकिन इसके पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि स्केलर है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है। यहां पर वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहां पे स्केलर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहें इसको नोट कर लेंगे। है तो सिंपल बट काम आएगा। नोट कर लेंगे एक ऐसा पॉइंट बनाकर। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। of a vector quantity. Magnitude and direction of a vector quantity. Magnitude and direction of a vector quantity. Magnitude and direction of a vector quantity is also represented by an arrow. By an arrow. By an arrow. क्या कहने का मेरा मतलब है
वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरा मीनिंग क्या है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी ए है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होंगे, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होंगे और कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। अगर ये ए वेक्टर है, इट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो भी हम यूज करते हैं। जैसे ये कितना बड़ा एरो है, तो ये लेंथ ऑफ एरो डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो ऐसे लगा है ना, ये डिसाइड करता है डायरेक्शन। ये वाला क्या डिसाइड करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, है ना? समझ रहे हैं ना सब लोग? और लेंथ ऑफ एरो क्या देगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? लेंथ ऑफ एरो क्या देगा? मैग्नीट्यूड। सर एक बार बात बोलिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या लिखा? पॉइंट जो लिखा हो तुम नोट कर लिए हो? सर magnitude and direction of a vector, magnitude and direction of a vector is also represented by an arrow। यही लिखा ना हमने? यस सर। तो कोई वेक्टर ए है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, और उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? तो एरो का लेंथ, ये एरो अलग है, ये जो हेड पे एरो है वो अलग है। ये एरो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, बस। ये एरो अलग है। ये एरो रिप्रेजेंट का, इसका लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और ये जो दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। देखे होगे ना, कोई ऑफिस होता है या किसी का घर होता है ना, या स्कूल होते हैं, तो रोड से ही बोर्ड लगा देते हैं, रोड पे ही, और एरो से दिखाते हैं कि स्कूल इधर है। ऐसा दिखता है ना? वो डायरेक्शन ही तो बताते हैं कि स्कूल या यस सर। ऑफिस या, तो इसलिए। चलो, तो अब मैं एक और बात बताता हूं कि जैसे एक वेक्टर ए है, ए वाला, एक और वेक्टर बी है, ए। इन दोनों को इन दोनों एरो को देखकर तुम क्या डिसाइड कर रहे हो? बोलो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के एरो देखकर तुम क्या डिसाइड कर रहे हो? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ बड़ा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि लेंथ ही मैग्नीट्यूड बताता है। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर आर सेम। देख लो सेम है या नहीं है? बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस, या बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ क्या? यस तो यस सर। एक ऐसा पॉइंट बनाओ और इसको नोट करो और लिखो। फ्रॉम द फिगर, from the figure magnitude of vector A is greater than magnitude of vector B. Magnitude of vector A is greater than magnitude of vector B. Magnitude of vector A is greater than magnitude of vector B. But direction of both vector are same. But direction of both vector are same.
but direction of both vector are same. But direction of both vector are same. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ओके, तो इस अब पता चल गया ना कि एक एरो से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। if two vector are same, if two vector are same, then magnitude and direction of both vector should be same. Magnitude and direction of both vector should be same. अगर दो वेक्टर सेम है, इट मींस क्या कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन नहीं, और डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड नहीं, तब वो सेम नहीं होंगे। दो वेक्टर सेम तभी होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। क्लियर है? दोनों अगर सेम होंगे तभी वेक्टर को सेम कहेंगे। अगर कोई वेक्टर इधर है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एक इधर भी है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, क्या ये दोनों सेम है? क्या वेक्टर v1 एंड v2 आर सेम? नो सर। नो सर। क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन जब तक सेम नहीं होगा और मैग्नीट्यूड भी साथ ही साथ सेम नहीं होगा, तब तक दो वेक्टर सेम नहीं हो सकते। ठीक है? और आगे एक और लाइन लिखेंगे, इसी में एक और लाइन लिखेंगे कॉमा दे करके, इसी में एक और लाइन लिखेंगे हम लोग कॉमा दे करके, इसी में एक मिनट, इसी में कॉमा दे करके एक और लाइन लिखेंगे, एंड ऑल्सो both should be same physical quantity. जैसे कि दोनों वेलोसिटी हो, या दोनों फोर्स हो, या दोनों एक्सीलरेशन हो, या दोनों मोमेंटम हो। कभी एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी तो लिख ही नहीं सकते। जब दो वेक्टर सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। मतलब अगर वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है देन दोनों एक्सीलरेशन है, फोर्स है देन दोनों फोर्स है। कभी फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी तो लिख ही नहीं सकते। इसीलिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। कि अगर फोर्स है तो दोनों फोर्स ही है। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये बेसिक था हमारा, क्या बोलते हैं, वेक्टर का। अभी बेसिक ही चलेगा। तो एक और लाइन लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे इसको, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो एक बात बताते हैं, वेक्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी है और फिजिक्स के सिलेबस में भी है। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक्चुअली पार्ट मैथमेटिक्स का है, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो जनरली वेक्टर का कोई क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है। कभी आ गया एक आध दो बार तो अलग बात है, जनरली आता नहीं है। नीट में, आईआईटी में
लेकिन अगर वेक्टर का नॉलेज नहीं हो तो फिजिक्स का 50 से ज्यादा परसेंट क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। फिजिक्स का 70% क्वेश्चन तुम सोल्व नहीं कर पाओगे अगर फिजिक्स में तुम्हें वेक्टर का नॉलेज नहीं। ऐसे स्पेशली वेक्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जल्दी, हो सकता है कभी आ जाए एक दो, बट स्पेशली वेक्टर का क्वेश्चन शायद ना आए। लेकिन वेक्टर का यूज सभी चैप्टर में है ऑलमोस्ट, और इसके बिना कॉन्सेप्ट के, वेक्टर के बिना कॉन्सेप्ट के, बिना वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हम 70% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं। तुम घर में खरीद के लाते हो वेजिटेबल्स, जैसे ब्रिंजल लेके आए, पोटैटो लेके आए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स खरीद के लाए, क्या तुम डायरेक्ट खा सकते हो? नहीं, मसाले सब में जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप के वेजिटेबल्स है, सब्जी है, जितने भी ग्रीन्स है ना, सब्जी है, मान लो डिफरेंट टाइप के सब्जी। अब तुम ही बताओ, तुम डायरेक्ट मसाले खा सकते हो क्या? डायरेक्ट मसाला यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट मसाला लाके हल्दी पाउडर फाँक लिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन विदाउट, बिना मसाले के तुम कोई भी वेजिटेबल्स खा नहीं पाओगे। तो ये है काम वेक्टर का, कि हम डायरेक्ट वेक्टर को तो यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मसाले को हम डायरेक्ट नहीं खा पाएंगे, लेकिन बिना मसाले के कोई सब्जी नहीं चलती। उसी टाइप से बिना वेक्टर के कोई चैप्टर नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैथमेटिक्स का है, लेकिन फिजिक्स में हम इसीलिए पढ़ते हैं। तो सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मोशन का सभी लोग रिपीट करेंगे अच्छे से घर में बैठ के, तब तक ये वेक्टर का बेसिक चलेगा, तब तक मोशन को अच्छे से रिपीट करेंगे। और सभी लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, जो होमवर्क नोट कर लेंगे, और वो मैं जरूर सुनूंगा कि ग्रुप में डाले कि नहीं डाले, मैं पता कर लूंगा। होमवर्क है एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी 1 to 10। एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है। सभी लोग कॉर्नर में लिख लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन करके हमको नेक्स्ट क्लास कल ही है ना, इसीलिए लाना है, इसीलिए मैंने 10 ही क्वेश्चन दिए। एनसीईआरटी के पहला 10 क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी 10 ही दिया हमने। क्यों? क्योंकि कल ही हमको क्लास अटेंड करना है। ठीक है, तो आज इवनिंग तक सभी लोग इसको कॉपी में अच्छे से असाइनमेंट के तौर पे बनाएंगे और डाल देंगे ग्रुप में। ओके, मैं वहां से, मुझे अपडेट मिलेगा कि किसने डाला किसने नहीं, उसके अकॉर्डिंग। और कोई डाउट होगा तो फिर हम कल के क्लास में डिस्कस भी करें। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैंने बोला वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि, लेकिन विदाउट वेक्टर 70% क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर, इसलिए अच्छे से देखना है। फर्स्ट जो टाइप है वेक्टर का, वो है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर भी इसको कहते हैं, नल वेक्टर। ओके, और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर को ही जीरो वेक्टर भी कह सकते हो। ओके, नल वेक्टर को ही जीरो वेक्टर कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। लिखेंगे, लिखेंगे सच वेक्टर, सच वेक्टर which have zero magnitude, such vectors which have zero magnitude is known as, are known as null vector, are known as null vector, are known as null. Such vectors which have zero magnitude are known as null vector. मतलब ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं या जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, समझना है सबको। अब एक कोई यहाँ पे
ओलंपिक चल रहा है, ठीक है, रेस में टेक पार्ट कर रहे हैं सभी लोग। 100 मीटर का रनिंग का गेम चल रहा है, मान लो मैन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। जैसे ही सिग्नल मिलता है सब दौड़ना शुरू करते हैं टारगेट की तरफ। तो जैसे सिग्नल मिला उसके 1 सेकंड बाद, जैसे ही सिग्नल मिला उसके 1 सेकंड बाद 4th वाला मैन एथलीट यहाँ पे था, 3rd वाला एथलीट यहाँ पे था, 2 वाला एथलीट यहाँ पे था, लेकिन फर्स्ट वाला दौड़ ही नहीं पाया। कुछ इंजरी हो गया, प्रॉब्लम हो गई, पैर में मोच आ गई, अचानक से ही शुरू में ही वो दौड़ ही नहीं पाया। दौड़ने का डायरेक्शन उसका था इधर, बट दौड़ नहीं पाया। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि सबका डायरेक्शन है, ठीक है। जितने भी दौड़ने वाले लोग होते हैं, टेक पार्ट करते हैं, वो सब फिक्स ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं ना। कोई इधर उधर दौड़ के तो कोई जीत नहीं सकता मेडल। तो सबका डायरेक्शन फिक्स है, सब एक फिक्स टारगेट की तरफ भाग रहे हैं। इट मींस की डायरेक्शन सबका फिक्स है, सभी लोग एक फिक्स डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इट मींस कि उसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है, और इसका इतना मैग्नीट्यूड है। मान लो ये 4 मीटर है, या मान लो ये 10 मीटर है, ये मान लो 20 मीटर है, ये मान लो 5 या 7 मीटर है, लेकिन इसका कितना है? 0 मीटर। डायरेक्शन तो है इधर जाने का, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 मीटर है। इट मींस दिस इज केस ऑफ नल वेक्टर्स। क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। डायग्राम नोट कर लेंगे, डायग्राम सभी लोग नोट कर लेंगे। तो 0 भी एक वेक्टर होता है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं 0 वेक्टर का मतलब फिर क्या रहा? तो 0 वेक्टर में भी मीनिंग है, 0 भी एक वैल्यू है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, इसका इतना, इसका इतना, बट इसका मैग्नीट्यूड 0 है। इट मींस दिस इज केस ऑफ नल वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? देखो, हर चैप्टर का स्टार्टिंग बहुत इजी होता है और एंड बहुत खतरनाक डेंजरस टाइप का लगता है। लेकिन डेंजरस उसी को लगता है जो फर्स्ट टाइम, जो अभी जैसे कि तुम लोग को मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वेक्टर का, अच्छे से स्टडी करते जाओगे, अच्छे से स्टडी करते जाओगे, तो एंड खराब नहीं होगा। एंड खराब कब होता है? जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। अगर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है, अच्छे से केयरफुली स्टार्ट किया है, इट मींस कि एंड कभी खराब हो ही नहीं सकता। एंड डेंजरस उनको लगता है जो स्टार्ट अच्छा नहीं करते, तो इसलिए ध्यान देके स्टार्ट करना है। सेकंड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। सेकंड हमारा टाइप है यूनिट वेक्टर। सेकंड हमारा टाइप है यूनिट वेक्टर। सेकंड हमारा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर सेकंड हमारा टाइप है यूनिट वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लिया सभी लोगों ने हेडिंग? यस सर। ओके, तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे such vectors which have unit magnitude. unit means 1, मतलब अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन का फोर्स है, वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर का है, अगर मोमेंटम है तो भी 1 है उसका यूनिट। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड 1 है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो लिखेंगे सच वेक्टर्स व्हिच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड is known as unit vector, is known as unit vector, is known as
यूनिट वेक्टर। ओके यस सर। यस सर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया, अब सेकंड वाले में सबसे पहले हमने डिफाइन किया, फिर एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे, लेकिन अभी जो मैं लिखूंगा वो लिखना नहीं तुम लोग। अभी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं यहाँ पे, वो तुम लोग अभी नोट मत करना जब तक मैं कहूं नहीं, मेरे कहने के बाद ही नोट करना है। मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर ए है। अच्छा एक काम करो, ये पॉइंट डालने के बाद सभी लोग एक लाइन नोट करो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, unit vector is represented by putting cap, by putting cap, cap means टोपी, cap ऐसा, by putting cap ब्रैकेट में डाल देना cap, इसको इसी को कह रहे हैं cap, by putting cap on the head of vector, on the head of vector, on the head of vector. Any problem? नो सर। नो सर। क्या है कि वेक्टर मतलब अगर कोई वेक्टर है तो एरो होना चाहिए हेड पे। अगर वेक्टर बी है इट मींस ऐसे, वेक्टर सी मींस ऐसे, वेक्टर डी मींस ऐसे। ऐसा नहीं लिखना है कि वेक्टर डी, ऐसा नहीं लिखना है, दिस इज वेक्टर डी। लेकिन अगर उसी वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर हो, अगर कोई यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर तो है बट अगर यूनिट वेक्टर है, अगर ए सिर्फ वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर बी वेक्टर है तो ऐसे लिखेंगे, बट बी वेक्टर में भी एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर, तो हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, तो यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट sir. किया जाता है? एक कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, पुटिंग अ कैप ऑन द हेड। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एक वेक्टर ए है, पहले मैं लिखूंगा तब लिखना। जैसे वेक्टर ए है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। मोड लगा दो तो भी मैग्नीट्यूड, और अगर एरो हटा दो सिर्फ तो भी मैग्नीट्यूड। तो बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, और बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, दोनों सेम ही है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एरो हटा दिया इट मींस स्केलर है, स्केलर है इट मींस की ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे भी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, तो सभी लोग बताना, वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। अरे तुम्हारे पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज है, और तुम सिर्फ 50 से डिवाइड कर दिए, तो कितना बचेगा? ये 1 रुपी। 1. तो 50 रुपीज है, जितने भी हमारे पास रुपए हैं हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट बन जाएगा। उसी टाइप से अगर 10 केजी कुछ है हमारे पास, हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 केजी। मीन्स हमने क्या बोला कि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है कोई दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर।
अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो। मैं जल्दी जल्दी में नहीं हूं, ताकि दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी वेक्टर को अगर इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? यस सर, यस तो सर। तुम ही लोग बताना कि वेक्टर ए है तो इसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड सर डायरेक्शन। 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 तो ये वेक्टर ए है, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो ए वाला चीज, ये है ना मैग्नीट्यूड। तो फिर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सर डायरेक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। वेक्टर के पास दो ही चीज होना चाहिए, तो यहाँ इन दोनों में एक तो मैग्नीट्यूड है तो दूसरा डायरेक्शन है। मतलब यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो ये लाइन भी नोट करेंगे। हो गया नोट? यस सर। तो Yes, हमको sir. यहाँ, हाँ, तो हमको यहाँ से पता चला कि यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो लिखना जरा एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर is used to represent, unit vector is used to represent direction of a vector। एक वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। Sir, again that point, unit vector is used to represent डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ओके, क्लियर है ना? Yes, Yes. sir. चलो, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब लोगों को पता चल गया कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब लोगों को पता चल गया कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो अपने पास थ्री इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कौन है पता है? ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस भी होता है ना? होता है क्या जेड एक्सिस? No, sir. No, sir. Sir. नो सर। जेड एक्सिस भी एक्स और वाई तो होता है, जानते हो ना तुम लोग? यस Yes, सर। sir. सर होता है। यस सर। तो एक्स और वाई एक्सिस होता है तो जेड एक्सिस भी होता है। भले ही हम लोगों को 9-10 तक जरूरत नहीं पड़ा, बट जेड एक्सिस भी होता है। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो एक्स और वाई, जैसे एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उसी टाइप से एक और एक्सिस होता है। भले ही हमको 9-10 में उसका यूज नहीं आया, बट एक और एक्सिस होता है जेड। ठीक है, एक और एक्सिस होता है जेड। एक होता है वाई, एक होता है एक्स और एक होता है जेड। और ये दोनों में के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। एवरी टू एक्सिस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 degree. हाँ, मीन्स एवरी एक्सिस इज परपेंडिकुलर
to each other, है ना? x y z axis are perpendicular to each other, sir. हाँ, तो अब एक बात बताना, z एक्सिस हम लिखना चाहते हैं तो z एक्सिस किधर होगा? x के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, x से भी 90 बनाना चाहिए और y से भी। तो ऐसा हो सकता है क्या? मैं बताता हूं, x और y दोनों से 90 बनाने का मतलब ऐसा हो सकता है क्या? Sir. ऐसे बोर्ड के जस्ट ऊपर, बोर्ड के जस्ट ऊपर, क्लियर है? Yes, sir. तुम लोग अभी किसी न किसी रूम में बैठे होगे ना, रूम का कॉर्नर पे जाके देखो, वहां पे ऐसा बन रहा है क्या? तीन लाइन बन रहा है क्या? एक वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है क्या? Yes, sir. क्या वो तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो वो एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता है? वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3D फिगर होता है ना घर का। किसी का घर 2D है क्या? नो सर। No, sir. तो 3D फिगर है, इसीलिए एक्स वाई जेड। और हम लोग 9-10 तक क्या है, 2D फिगर पढ़े हुए होते हैं, तो आदत पड़ गया होता है 2D फिगर का, इसीलिए एक्स और वाई को तो जानते हैं, जेड को जानते नहीं। बट 11th में आए हैं तो अब 3D फिगर भी पढ़ना है। अब 3D फिगर पढ़ना है तो इसमें जेड एक्सिस भी आएगा। और जैसे वो घर में कॉर्नर दिख रहा है, रूम में कॉर्नर दिख रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वैसे ही एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो अब तीसरा एक्सिस होगा किधर? इधर होगा ना, बोर्ड के ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ओके, लेकिन बोर्ड के ऊपर हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, बोर्ड के ऊपर के लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाते, तो हम क्या कर देते हैं कि लिखते हैं बोर्ड में ही, लिख देते हैं ऐसे बोर्ड में ही, और कहते हैं कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। लिखते हैं बोर्ड में ही, लेकिन कहते क्या है कि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. मान लो, Yes, ऐसा sir. ऐसा बोला जाता है कि मान लो कि ये जो जेड एक्सिस दिखा, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऊपर ऐसे। बट ऊपर हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बोर्ड 3D में तो है नहीं, तो लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम ऐसे लिख देते हैं। बट ये दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? यस सर, 90 90, sir. 90 degree. दिखने में 90 नहीं लग रहा है, बट है 90। दिखने में बताओ ना, ये कैसा लग रहा है? मोर देन 90 लग रहा है ना दिखने में? तो Yes, sir. 120 लग रहा है. 120 लग रहा है दिखने में 120 लग रहा है, बट ये है नहीं, ये है 90। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जेड इधर है ही नहीं, जेड ऊपर है, लेकिन हम ऊपर लिख नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि 3D फिगर, 2D बोर्ड हमारा 2D है, और इस 2D में हम 3D रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। अदरवाइज है बोर्ड के ऊपर और ये एंगल 90 होगा, भले ही दिखने में 120 लग रहा हो। क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर, नो सर। चलो, No, sir. तो चलो, फिजिक्स के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, मान लो कुछ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, कुछ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। तो पूरे चैप्टर में फिजिक्स के अंदर बार बार यूज आने लगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डायरेक्शन। तब लोगों ने एक अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम किया? कि जो एक्स एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है ना, एक्स एक्सिस के तरफ जो वेक्टर है ना, उसके डायरेक्शन को हम आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर कैसा लेंगे? आई कैप। और वाई एक्सिस वाले के लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? के कैप। ऐसा उन्होंने मान लिया, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन लोगों ने ले लिया, तो उसी को अब पढ़ रहे हैं हम लोग सभी। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. सर ये क्योंकि फिगर हम- हम ड्रा करेंगे, क्या तो ये फिगर हम ड्रा करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ एक लाइन फिर ड्रॉ कर लेना। ठीक है मैंने इस फिगर को ड्रॉ करने के पहले क्या लिखाया कि यूनिट वेक्टर को यूज किया जाता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में, ऐसा लिखाया ना हमने। यस सर। Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जे कैप होगा, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर के कैप होगा। ऐसा लोगों ने उस टाइम कंसीडर कर लिया, तो हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो लिखना यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, पहले लिख लो फिर फिगर बनाना। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर unit vector along x, y and z axis are I cap, j cap and k cap respectively. I cap, j cap and k cap respectively. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारा बोर्ड पे फिगर जो दिख रहा है वो ड्रॉ कर लेंगे, और आज से हम लोग दिमाग में फिक्स करेंगे कि अब हमारे पास 2 ही एक्सिस नहीं है, 3 एक्सिस है। ऐसे मैथ में जाओगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा। ऐसे तो शायद 9-10 में भी पढ़ना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 9-10 के मैथमेटिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या। Yes, sir. यस सर, डिस्टेंस फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो Yes, sir. जैसे तुम 11th में पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो जब 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हें एक्स वाई जेड का पता चल जाएगा, ठीक है। और 11th में 3D भी पढ़ना है। 3D मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो वो पढ़ोगे तो और पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें हमेशा एक्स वाई जेड यूज आएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स समझ लो कि दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, विदाउट फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स को आर्ट्स में भी रखा गया है, लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। हर पल हर कदम पे जरूरत पड़ेगा, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होगे 9-10 में, वो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे, वो जरूरत पड़ेगा। हमेशा ये सब जरूरत पड़ते रहेंगे। साइन कॉस ट्रिगो का जरूरत पड़ेगा हमेशा। तो नोट हो गया? Yes, sir. और जो जो मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा, सुन लो, जो जो मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बायोलॉजी वाले कभी ये मत सोचना कि मैथमेटिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। अब मैथमेटिक्स तुमने नहीं लिया है, वेक्टर तो हम पढ़ा ही रहे हैं ना, ये तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, पढ़ा ही रहे हैं ना। जितने भी फॉर्मूले जरूरत पड़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया ही ना। तो जितने भी मैथमेटिक्स फिजिक्स में जरूरत पड़ते हैं, वो फिजिक्स के कोई भी टीचर अगर होगा तो जरूर पढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सारे बायो के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स नहीं पता है, या अगर मैथमेटिक्स के भी बच्चे हैं तो उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 12th में पढ़ना है और 11th में हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ रहा है, और मैथ के सर कब पढ़ाएंगे? 12th में। तब तक हमें तो बताना पड़ेगा ना फिर इसका मतलब। इसीलिए हम ऐसा कभी माइंड में सोचना नहीं। तो ये तक अभी हमने पढ़ा कि यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के लिए, और एक्स और वाई और जेड। अगर कोई कहता है कि वेक्टर ए है,
4 i कैप। बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताओ तो तुम लोग सभी लोग क्या कहोगे इसके बारे में? So magnitude 4 and direction along the y-axis. वाई X एक्सिस, axis. Sorry, x-axis. हाँ X axis. बस हाँ बस इतना ही। अब हम लोग अब कोई वेक्टर अननोन नहीं रह गया। जैसे तुम यूनिट वेक्टर पढ़ लिए ना, अब कोई वेक्टर अननोन नहीं रह गया, सबके बारे में तुम जानने लग गए। अब हमें बताना नहीं पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर है इसका, तुम खुद ही क्वेश्चन देख के ही पता कर लोगे कि डायरेक्शन किधर है। जैसे वेक्टर बी है 7k, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, Along with the Z axis. अलोंग विद जेड एक्सिस। Yes, sir. डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है और मैग्नीट्यूड 7 है। Yes, sir. तो हाँ, तो धीरे अब हम लोगों को आइडिया खुद ही लग गया कि डायरेक्शन इसका क्या है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है। यूनिट वेक्टर पढ़ने के बाद दोनों चीज पता चलने लगा। तो इसीलिए धीरे धीरे सब पहचान में आ जाएगा कि वेक्टर क्या है। नेक्स्ट एक और बात बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर के बाद हम एक और पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में क्या लिखेंगे सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर ही था। पोजीशन वेक्टर और जो भी वेक्टर अब आगे पढ़ेंगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे मेन यूनिट वेक्टर। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखो, विथ रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू। ये बोर्ड में भी ऐसे लिखोगे तो वैलिड है, बोर्ड वालों ने भी इसके लिए एग्री कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि इतना बार लिखना पड़ेगा ना फिजिक्स में, इसीलिए। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin, with respect to origin, with respect to origin or any other point, मतलब कि कोई अदर पॉइंट भी हो सकता है, with respect to origin or any other point, or any other point is known as position vector of that point, is known as position vector of that point, is known as position vector of that point। कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, मान लो सपोज ए। तो इस पॉइंट का पोजीशन, पोजीशन मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पोजीशन मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो ये वाला ही होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो यही होगा इसका पोजीशन। तो पॉइंट ए का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब कि पॉइंट ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो होगा उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो x है तो x, y है तो z है तो z, r है तो r, सपोज ये r है तो r हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r है, जहां r क्या है, इसका लेंथ, r क्या है, ओरिजिन से पॉइंट ए तक का लेंथ। और डायरेक्शन किधर लेंगे, तो हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ लेंगे, इधर। यहां पर अगर पॉइंट है तो इधर, यहां पर अगर पॉइंट है तो इधर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो फिगर नोट कर लेंगे हम लोग। सर हाँ जी, सर पोजीशन ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन ऑफ अ वेक्टर कहने का मेरा सबसे पहले डेफिनेशन क्या है
कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन जो रहता है उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक पॉइंट है ए, उसका ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, मान लो r, तो r पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उस पॉइंट ए का ओरिजिन के रेस्पेक्ट। मतलब ओरिजिन से कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है पॉइंट ए, वही इस r, वही इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जैसे कि एक बात बताता हूं, ये नोट हो गया फिगर, सभी सब फिगर नोट हो गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मैं एक बात बताता हूं, कि ये लेंथ है 5 मीटर किसी पॉइंट ए का। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर हम r बोले तो पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना है? 5. 5। तो 5 और डायरेक्शन किधर है? इधर है। क्लियर है? डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे तो हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं। बट मैग्नीट्यूड पता चल गया ना कि 5। Yes, sir. ओके। अगर इसी पॉइंट ए का पोजीशन अगर ऐसे चलते हुए 10 है तो 10 ले सकते हैं क्या यहाँ पे? No, sir. नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि No, sir. हमको Shortest पोजीशन distance. हाँ, सर शॉर्टेस्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. डिस्टेंस। यस सर, ठीक। Yes, sir. ओके। और धीरे धीरे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब एक बात मैं सभी लोग को बोल दूं, होमवर्क याद है ना सबको? Yes, sir. NCERT exercise यस सर। 1 to 10. 10. 1 to 10 पहली बात। दूसरी बात, तुम लोग एक काम और करके आना, ये भी होमवर्क है। तुम एनसीईआरटी में चाहे किसी भी बुक में ट्रायंगल लॉ को पढ़ के आना, ट्रायंगल। ठीक है? ट्रायंगल लॉ चैप्टर नंबर 4 में ही मिलेगा, वेक्टर में ही मिलेगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. जरूर पढ़ के आना, क्योंकि कल के क्लास में हम ट्रायंगल लॉ पढ़ाएंगे। आगे चलते चलते हम ट्रायंगल लॉ तक पहुंचेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ही पूरे वेक्टर का सबसे थोड़ा टफ पॉइंट है। ट्रायंगल लॉ पूरे वेक्टर में सिर्फ ट्रायंगल लॉ ही है जो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो अगर हम पहले से कुछ आइडिया लेके आएंगे, भले ही 2% ही आइडिया क्यों ना हो, पहले से अगर हमको टॉपिक नोन रहेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी जानते रहेंगे, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसलिए जरूर देख के आना। और ये मत कहना जाके देखना 2 मिनट और सोचना कि अरे तो बहुत हार्ड है, छोड़ देते हैं। नहीं, उसमें लगना थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा टाइम देना। नहीं समझ में आए या आए वो मैटर नहीं है, वो तो फिर मैं बताऊंगा ही। ठीक है ना? यस Sir, सर। हाँ बोलो। sir, हाँ। exercise इसी चैप्टर का करना है या प्रीवियस चैप्टर का? एक्सरसाइज Yes, इस sir, चैप्टर का भी कुछ नहीं हो पाएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, चैप्टर 4 का। चैप्टर 3 प्रीवियस चैप्टर का करना है। यस सर, ओके सर। हाँ, इस चैप्टर 4 का भी क्वेश्चन नहीं देखना है, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ पढ़े नहीं है। Yes, sir. ओके। ओके सर।